BECC 101 सूक्ष्म अर्थशास्त्र के परिचय के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत और कार्डिनल दृष्टिकोण के विषय में आज चर्चा करने के लिए मैं डॉक्टर वीना सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, आपके सामने उपस्थित हूँ। आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम हम उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत यानी उसमें कार्डिनल दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत पूर्णतः सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक आधारभूत शिला है। यह उपभोक्ता व्यवहार का पहला सिद्धांत है जो 1870 के दशक में मार्शल और पिगू द्वारा दिया गया था। कार्डिनल सिद्धांतों के अनुसार उपयोगिता को संख्याओं में मापा जा सकता है। धन के मामले में सीमांत उपयोगिता भी मापने योग्य है। पैसे की सीमांत उपयोगिता स्थिर है और एक आत्मविश्लेषी पद्धति पर आधारित है। उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत कार्डिनल दृष्टिकोण हमें बहुत ही सूक्ष्म रूप से उपयोगिता को मापने और उसके संबंध में किसी एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उसमें एक आत्मविश्लेषी पद्धति पर आधारित और उसमें सीमांत उपभोक्ता व्यवहार व्यक्तियों, समूहों या संगठनों का अध्ययन किया जा सकता है। अगर हम उपभोक्ता के व्यवहार को समझें तो उपभोक्ता व्यवहार क्या है? यह उपभोक्ता व्यवहार व्यक्तियों, समूहों या संगठनों का अध्ययन किया जा सकता है। इसी तरह की भावनाओं, व्यवहार खरीदने को कैसे प्रभावित के रूप में खरीदारों दोनों को व्यक्तिगत और समूहों में से निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने के लिए हम उपभोक्ता व्यवहार को समझते हैं। अमूमन उपभोक्ता इसमें कैसे निर्णय ले, उसकी क्या प्रक्रिया हो, इसको मापने के लिए हम कार्डिनल यूटिलिटी यानी कार्डिनल दृष्टिकोण को समझते हैं। उपभोक्ता के निर्णयों को समझना क्यों जरूरी है? उपभोक्ता की शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने के लिए जिससे वह व्यवस्था की गई है कि शिकायतकर्ता और विरोधी पक्ष के लिए सुनवाई की तारीख को जिस दिन के लिए सुनवाई हो वह उपभोक्ता के निर्णय को इसी प्रकार समझा जा सकता है। कार्डिनल दृष्टिकोण क्या है? सर्वप्रथम यह समझते हैं ताकि उपभोक्ता की उपयोगिता को हम समझ सकें और यह समझ सकें कि यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी क्या मान्यताएं हैं। इन सारी चीजों को समझने के लिए सर्वप्रथम कार्डिनल दृष्टिकोण को हम पहले समझते हैं। कार्डिनल उपयोगिता दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण मान्यताओं में से एक मान्यता है को संदर्भित करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार उपभोक्ता के पास उपभोग के लिए उसके द्वारा चुने गए सामानों पर खर्च की जाने वाली आय की सीमित मात्रा होती है। सीमित मात्रा होने की वजह से उसका यह दृष्टिकोण को मापना और उनको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपयोगिता, संतोष और मांग, इन तीन चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। उपयोगिता से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाले संतोष या सुख है। यदि हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाले सुख या संतोष को हम उपयोगिता कहते हैं यानी यूटिलिटी। मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। यह वस्तु बाजार का नियम है जिसको अमूल रूप से आप डे टू डे यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस भी कर सकते हैं। किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग तुरंत घट जाती है और किसी की कीमत घटने पर उसकी बहुत ज्यादा अत्यधिक मांग बढ़ जाती है। मांग की लोच को यह मापता है कि मांग में कितनी लोच है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कीमत के में परिवर्तन किस प्रकार होता है कि प्रति मांग में कितनी संवेदनशीलता है, आखिर मांग में कितना बदलाव आएगा। ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उपयोगिता, संतोष और मांग आपस में संबंधित हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। सर्वप्रथम हम उपयोगिता का परिचय लेते हैं। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता एक आर्थिक शब्द है जिसे डैनियल बैनर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो किसी वस्तु या सेवा के उपयोग से प्राप्त कुल संतुष्टि का उल्लेख करता है।
एक अच्छी सेवा की आर्थिक उपयोगिता को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस वस्तु या सेवा की मांग और इसलिए कीमत को सीधे प्रभावित करती है। अर्थात मांग एक आर्थिक शब्द है जिसको कि उपभोग के द्वारा प्राप्त की गई कुल संतुष्टि से उसका उल्लेख किया जाता है। और अगर अच्छी सेवा होती है तो आर्थिक उपयोगिता अत्यंत बढ़ी हुई दिखती है और ज्यादा से ज्यादा उस सेवा की मांग को पे प्रभावित होता है। और बार बार हम इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु से बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं, हमें वो वस्तु बहुत अच्छी लगती है, तो हम बार बार उसकी मांग को बढ़ाते चले जाते हैं, उसके प्रति अपनी मांग को ज्यादा से ज्यादा कीमत भी उसको प्रभावित करती है, पर ज्यादा से ज्यादा उस मांग को बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार उपयोगिता पर मांग, कीमत और सारी चीजें असर डालती हैं। सबसे पहले हम कुल उपयोगिता के बारे में जानेंगे और इसकी परिभाषा और विशेषताओं का मैं चर्चा करती हूँ यहाँ पे। कुल और सीमांत उपयोगिता के सिद्धांतों को समझने के लिए थोड़ा सा एक ग्राफ के थ्रू भी इसको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम इसकी जो परिभाषा है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। कुल उपयोगिता क्या है? यह वक्र यह दर्शाता है कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे एक ही वस्तु की मात्रा बढ़ाता है, उसकी कुल संतुष्टि यानी कुल उपयोगिता कैसे बदलती है। प्रारंभ में जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती है, कुल उपयोगिता भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक निश्चित बिंदु के बाद धीमी गति से बढ़ने लगती है और अंततः स्थिर हो जाती है और घट भी सकती है। कुल उपयोगिता को हम इस तरीके से समझते हैं कि किसी भी वस्तु की शुरू में जब हम का उपभोग करते हैं, एक उपभोक्ता उपभोग करता है, तो उससे कम ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट होता है और एक के बाद मात्राएं वस्तु की बढ़ती चली जाती है और उसकी संतुष्टि भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन प्रारंभ में तो वह मात्रा बढ़ती है, पर एक समय के बाद कुल उपयोगिता तो बढ़ती है, बट उससे होने वाली जो संतुष्टि है वो कहीं ना कहीं धीमी गति से बढ़ती है और अंततः एक जगह पे जाके वह स्थिर हो जाती है। वह घट भी सकती है आगे चल करके, अगर हम जरूरत से ज्यादा उस वस्तु का उपभोग कराएं तो एक बार के बाद वह घट सकती है। अब थोड़ा सा सीमांत उपयोगिता को समझते हैं, क्योंकि ये भी इसका अभिन्न अंग है। और सीमांत उपयोगिता एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, एक उपभोक्ता शास्त्र में सबसे ज्यादा अहम भूमिका अदा करता है। यह वक्र यह दर्शाता है कि उपभोक्ता को एक अतिरिक्त इकाई वस्तु का उपभोग करने पर कितनी अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है। सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? यह यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने एक नियम दिया जिसके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे उपभोक्ता अधिक से अधिक इकाई उपभोग करता है, हर अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि सीमांत उपयोगिता घटाती जाती है या घटती जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे एक एक अत्यधिक इकाई उपभोग के लिए उपभोक्ता उपयोग करता है, हर अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि घटती जाती है। तो यह सीमांत उपयोगिता इस तरीके से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक समय के बाद आपकी इच्छा एक और अत्यधिक उपभोग करने की वस्तु की आपको हो सकता है इच्छा न हो, तो यह अतिरिक्त इकाई हमें यह दर्शाती है कि क्या उपयोगिता से होने वाली संतुष्टि हमें उसी स्तर पे आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पर समझते हैं। और इसी के अंतर्गत यह नियम भी सामने आया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें यह कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता अधिक से अधिक इकाई का उपभोग करता है, 1 2 3 4 10वीं इकाई तक बढ़ता है, वो हर एक अतिरिक्त इकाई में कहीं ना कहीं उसकी जो सीमांत उपयोगिता है, जो उसको एक और इकाई से मिल सकती थी, वह घटती हुई दर्शाती है। तो हम इसको घटते हुए क्रम में समझ सकते हैं। आगे चल करके मैं शेड्यूल और डायग्राम के जरिए आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी, समझाना चाहूंगी। जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमको थ्योरी ये कहती है कि आप एक तरफ देख रहे हैं कि पूर्ण फुल टोटल यूटिलिटी बढ़ती हुई जा रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7। वहीं आपकी ये क्रमशः है। अगर यहाँ पर हम देखें तो टोटल यूटिलिटी 0 10 16 24 28 30 30 और 28। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो
एक डिफरेंस होता है, यानी कि वन मोर यूनिट, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 10 से शून्य के बीच का जो गैप होता है, जो अंतर होता है, वह मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाता है, यानी कि सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। तो यहाँ पे 0 और 10 के बीच में 10, 16 और 10 के बीच में 6, 15, 24 और 10 के बीच में 8 समझौता, ऐसे ही करके आप देख सकते हैं कि 28 के बाद यह 2 शून्य और फिर माइनस यानी कि निगेटिव में चला जाता है। ग्राफ के ज़रिए अगर हम समझें तो ये ग्राफ में कहीं न कहीं पहले ये टोटल यूटिलिटी बढ़ती हुई दिखती है, वहीं मार्जिनल यूटिलिटी पहले तो बढ़ी रहती है, यानी कि जब आप पहले इकाई का उपभोग करते हैं तो ये काफ़ी बढ़ी हुई दिखाई देती है। बाद में ही या घटते हुए क्रम में आप देखते चले जा रहे हैं, जैसे-जैसे टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता बढ़ रही है, वैसे-वैसे सीमांत उपयोगिता घटती चली जा रही है। एक बिंदु ऐसा यहाँ पर आता है जहाँ पर टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता सबसे अपने पीक पे होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। वहीं पर जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वह शून्य पे होती है, वो एक्सेस पे आ जाती है। और जैसे ही टोटल यूटिलिटी यानी कि अब उसके बाद शून्य के मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो जाती है, तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है कि एक और उपयोगिता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी टोटल यूटिलिटी में अगर कुछ घटते हुए क्रम में अगर कुछ इकाई का उपभोग करता है जो भी कंज्यूमर है, तो वह निगेटिव की तरफ सीमांत उपयोगिता चली जाती है और वह -2, जिसे शेड्यूल के हिसाब से -2 और 0 के बाद वो एक्सेस निगेटिव एक्सेस में निकल जाती है और उस वही टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगती है, गिरने लगती है। इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो यह जो नियम है वो हमें दर्शाता है कि जैसे-जैसे हमारी कुल उपयोगिता बढ़ेगी, सीमांत उपयोगिता अपने घटती चली जाती है और एक बार शून्य होकर एक बार नेगेटिव यानी कि माइनस के लिए बढ़ जाती है। अगर एक और उपयोगिता इकाई बढ़ाई जाए, तो कहीं न कहीं वह नुकसान या नेगेटिव रिस्पॉन्स देती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उसी इकाई के लिए। ग्राफ का विवरण थोड़ा-सा ऐसे समझते हैं जैसे कि एक अगर एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझा जाए, तो भोजन की एक इकाई, पानी की बोतलें इत्यादि, एक्स अक्ष जो है वस्तु की मात्रा को दर्शाता है और जैसे-जैसे वस्तु की मात्रा जो है आप बढ़ाते चले जाते हैं, चाहे वो भोजन की इकाई हो या पानी की अत्यधिक बोतलें हों, तो हम देखेंगे कि वाई एक्सिस में उपयोगिता का मापन कुल उपयोगिता के लिए टीयू और सीमांत उपयोगिता के लिए एमयू के द्वारा दर्शाया गया है। एक्स एक्सिस में वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। हम कोई भी वस्तु ले सकते हैं जो रोजमर्रा में हम जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजन, एक रोटी को भी हम एक उपयोगिता के रूप में दर्शा सकते हैं यहाँ पर, या पानी की बोतलों को भी दर्शा सकते हैं। वाई एक्सिस में अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को लेते हैं और टोटल यूटिलिटी को लेते हैं, जो कि खड़े हुए बिंदु में ऊपर की तरफ इधर दिखाई देता है, और यहाँ पर हम नंबर ऑफ कमोडिटीज लेते हैं। वस्तु की मात्रा नीचे की तरफ होती है एक्स अक्ष में, और वाई एक्स अक्ष में हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को लेते हैं। ग्राफ हमें क्या दिखाता है? टोटल उपयोगिता वक्र प्रारंभिक बढ़ती हुई रेखा होगी, जो एक बिंदु के बाद धीरे धीरे फ्लैट हो जाएगी। इसे घटती हुई वृद्धि या डिमिनिशिंग रिटर्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। यह दर्शाता है कि जैसे-जैसे उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा का उपयोग करता है, कुल संतुष्टि तो बढ़ती है, लेकिन धीमी गति से वह बढ़ती है। वहीं सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम एमयू से डिनोट करेंगे, एमयू वक्र धीरे-धीरे घटती हुई रेखा होती है। यहाँ प्रारंभ से ऊंचा होता है। यह जैसे-जैसे वस्तुओं की मात्रा बढ़ती जाती है, वह शून्य की तरफ झुकता हुआ जाता है और अंततः नकारात्मक भी हो जाता है, यानी कि नेगेटिव भी हो जाता है। वाई एक्स एक्सिस से वो नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब है कि एक बिंदु के बाद अतिरिक्त इकाई उपभोग के लिए कोई संतुष्टि नहीं देती, बल्कि उल्टा संतुष्टि में कमी ला सकती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इसी वजह से हमने जो नियम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, उसको यहाँ पे दर्शाया इसके जरिए। तो हम कह सकते हैं कि एक बिंदु के बाद अतिरिक्त इकाई अगर उपभोक्ता और इस्तेमाल करता है, तो वो संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि हो सकता है वह उससे नफरत करने लगे या असंतुष्टि उसके मन में ला सकती है। तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों का कार्डिनल यूटिलिटी के जरिए इस तरीके से दिखाया गया।
ग्राफ बनने के चरण को अगर हम समझें तो एक्स अक्ष में कुछ इकाइयां हैं, जैसे 1 2 3 4, जो उपभोग में दी गई मात्रा को दर्शाती है। वही आई वाई एक्सिस में उपयोगिता की मापन यानी कि कुल उपयोगिता के लिए टीयू वक्र को दर्शाने वाली एक घटती हुई रेखा होती है, जो कि नीचे की तरफ ऊपर बढ़ के घटती हुई दिखाई देती है। सीमांत उपयोगिता एमयू वक्र को दर्शाने वाली और एक गिरती हुई रेखा होती है, जो कि एक्स एक्स अक्ष और झुकती है, जो नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है हमको। इसको इस ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे 20 की यूटिलिटी के ऊपर यहाँ से जो है वो टोटल यूटिलिटी का कर्व ऊपर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और एक समय बिंदु के बाद वह यहाँ के बाद टोटल यूटिलिटी घटते हुए क्रम में दिखाई दे रही है। वही मार्जिनल यूटिलिटी पूरी पूर्णतः यहाँ से घटते हुए दिखाई दे रही है। 20 10 यहाँ शून्य पे आने पर, जहाँ भी हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, यानी 50 के करीब है, वहां पर यह शून्य है मार्जिनल यूटिलिटी, और उसके बाद यह -20 या 50 -20 की तरफ जा रही है। वही टोटल यूटिलिटी भी घटते हुए क्रम में जा रही है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के रूप में एप्पल्स को लिया है, यानी सेब को लिया है। वहीं हम कुछ और भी भोजन के और कोई और प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं। जो भी एक उपभोक्ता उपयोग करता है, जिसका उपभोग वो कर सकता है, वह हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। लेकिन इस थ्योरी के पीछे बहुत सारे एजम्पशंस हैं, यानी कुछ मान्यताएं हैं जिनको हम मानने बगैर इस थ्योरी को कंप्लीट या इस टेस्टिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। वह मान्यताएं ये है कि हमें प्रोडक्ट एक ही लेना है, प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो एक सीमित मात्रा में ही होनी चाहिए, ये नहीं कि कभी ज़्यादा कभी कम, और एक रेगुलर इंटरवल, टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। एक निश्चित समय पे ही वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिया जा रहा है, जिसका कि रिस्पॉन्स टोटल यूटिलिटी के जरिए मेजरमेंट में कैलकुलेशन के जरिए कार्डिनल यूटिलिटी के जरिए मेजर किया जा रहा है। इस ग्राफ से ये समझा जा सकता है कि कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन धीरे धीरे स्थिर हो जाती है, और सीमांत उपयोगिता घटती है, अंततः शून्य या नकारात्मक भी हो सकती है। अब हम आगे चलते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता के गुण पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। इस स्लाइड में हम उपयोगिता अनुसूची को एक तालिका और ग्राफ दोनों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, ताकि छात्रों को कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी के बीच के संबंध को समझने में आसानी हो। उपयोगिता अनुसूची, यूटिलिटी शेड्यूल को कहते हैं। उपयोगिता अनुसूची एक तालिका होती है जो कॉलम्स में बनती है, जो एक उपभोक्ता के लिए वस्तु की विभिन्न इकाइयों को के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को दर्शाती है। यह अनुसूची सीमांत उपयोगिता के घटने के नियम को समझने में मदद करती है। जैसा कि इस तालिका में दिखाया गया है, वस्तु की इकाई यानी क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 तक गई है। कुल उपयोगिता यूटिलिटी यानी कि 10, फिर 18, 2 इकाई पे 18, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पे 30, 6 पे 30। और अगर उसके आगे बढ़े तो अगर 7वां इकाई लेते हैं हम, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 25, तो यहाँ पर हम माइनस उसको 5 लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अगर सीमांत उपयोगिता को अगर निकालना है, तो हम चूंकि पहली इकाई के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 10 शून्य या डैश लिख दिया कर सकते हैं। सीमांत उपयोगिता निकालने का सबसे जो फॉर्मूला है या जो तरीका है वह यह है कि नीचे वाली इकाई यानी बढ़ती हुई इकाई से पहले वाली इकाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं, भाग निकालते हैं। तो 18 और 10, 18 से 10 को अगर हम भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो हमारी सीमांत उपयोगिता आ जाती। पहले तो 10 था ही, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो नीचे वाले से, और उसका कैलकुलेशन भी है TUN(n-1), तो 24 और 18 के बीच का अंतर 6, 28 4 4, 30 28 2, और 30 और 30 के बीच का 0। और अगर हम आगे 7वीं इकाई की, जैसा कि मैं चर्चा कर रही थी, इसमें नहीं लिखा है, फिर भी अगर हम एक और इकाई लेते हैं जो कि 25 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 25 के 32। अगर 28 पुनः ले लेते हैं, क्योंकि घटते हुए क्रम में है और टोटल यूटिलिटी नीचे ही जाएगी एक जगह स्थिर होने के बाद, तो यह निगेटिव यानी -2 आ सकता है। यह पूर्णतः निर्भर करता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बीच का अंतर कितना है, उस प्रोडक्ट को
जो भी हम वस्तु ले रहे हैं उसमें कितना गैप है, कितना क्वांटिटी है, बहुत सारी चीज़ें जो है अजम्पशंस के रूप में ली जाती हैं। तब ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कहीं न कहीं ये टेस्टिंग होती है और थ्योरी के ज़रिए यह बताया जाता है कि एक यूटिलिटी यानी कि संतुष्टि को कैसे हम माप कर सकते हैं, उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि ग्राफ में आपने देखा कि अब ग्राफ की बात अगर करें तो एक अनुसूची आधार पर कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता को दर्शाने के लिए ग्राफ बनाया जाएगा। ग्राफ का वर्णन कुछ इस प्रकार है। एक्स एक्सिस में अगर हम क्वांटिटी लेते हैं तो उसमें वस्तु की इकाई 1 2 3 4 5 6 दर्शाई गई है। वाई एक्सिस में यूटिलिटी अगर हम लेते हैं तो इसमें उपयोगिता का मान 10 20 30 इत्यादि दर्शाए गए हैं। इसको हम ग्राफ में शामिल करेंगे और ग्राफ बनाना बहुत आवश्यक है क्योंकि ग्राफ के जरिए हम इस डिमिनिशिंग नेचर को या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शा सकते हैं। कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी वक्र एक बढ़ता हुआ वक्र है जो धीरे धीरे एक बिंदु के आकार स्थिर हो जाता है। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी वक्र एक घटता हुआ वक्र है जो एक्स अक्ष को झुकता और अंततः शून्य पे पहुंच जाता है। इस स्लाइड के निष्कर्ष से हमें यह समझ में आया कि तालिका और ग्राफ को समझ में आता है कि जैसे जैसे वस्तु की इकाई बढ़ती है सीमांत उपयोगिता घटती है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम के अनुसार अगर हम देखें तो उपभोक्ता को प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर कम संतोष मिलता है। इस तरह की प्रस्तुति दर्शकों को उपयोगिता का एक स्पष्ट और व्यवहारिक समझ देती है या इसको समझा एक एग्जाम्पल के जरिए इसको हम समझ सकते हैं। यह आवश्यक क्यों है? क्योंकि हम ये समझ पाते हैं कि अगर हम इस तरह से इस वस्तु का उपयोग करेंगे तो अंततः हमें इतनी संतुष्टि मिलेगी और इतने के बाद हमको ये संतुष्टि नहीं दे सकेगा। अब आगे बढ़ते हुए छवि उपयोगिता के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी के आधार पर मैं इस विषय का विस्तार को समझाती हूँ कि उपयोगिता के गुण का मतलब क्या है। उन विशेषताओं से है जो उपभोक्ता को संतोष के स्तर को प्रभावित करती है। आमतौर पे इसके मुख्य गुण निम्नलिखित होते हैं। उपयोगिता के गुण इस प्रकार है। व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी सबसे पहला गुण है। उपयोगिता एक व्यक्तिगत अवधारणा है जो कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, पसंद और वरीयताओं पर निर्भर करती है। एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके से उपयोगिता प्रदान कर सकती है क्योंकि हम जानते हैं कि हम सबका व्यवहार एक नहीं हो सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्स करता है, अपने अपने तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति अपना दृष्टिकोण रखता है। किसी के लिए बहुत आवश्यक है, किसी के लिए आवश्यक नहीं है। रिश्तेदारी यानी रिलेटिविटी, ये थ्योरी कैरेक्टरिस्टिक के जरिए भी यूटिलिटी की थ्योरी में रिलेटिविटी थ्योरी आती है और यह उपयोगिता की मात्रा किसी वस्तु या सेवा की तुलना में बदलती रहती है। किसी विशेष समय पर, स्थान पर, परिस्थिति पर भी निर्भर करती है। तो इसको हम रिलेटिविटी यानी रिश्तेदारी कहते हैं। अभी जैसे मान लीजिए पानी की अगर हम बात करें तो पानी कहीं ना कहीं हमें, अगर रेगिस्तान की बात करें तो वहां पर उस समय अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो स्थान बहुत मायने रखता है, समय बहुत मायने रखता है और परिस्थिति, अगर मनुष्य को प्यास लगी है या उसको पानी की आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं वह उसे परिस्थिति के अनुसार उसकी रिलेटिविटी को यानी कि रिश्तेदारी को दर्शाता है। मापन की कठिनाई एंड मेजरमेंट डिफिकल्टीज बहुत बड़ी बात है, कैरेक्टरिस्टिक है यूटिलिटी की। सही मायने में उपयोगिता को सीधे मापा नहीं जा सकता है। इसे मापने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से अपनाया जाता है। कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं जैसे कि संतोष के स्तर को देखना, पसंद करना, उनका आकलन करना। ये सारे मेजरमेंट डिफिकल्टीज जो है वो मेजरमेंट में आती है। घटती उपयोगिता का नियम अगर हम देखें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जब एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है तो हर अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि कम होती चली जाती है। इसे सीमांत उपयोगिता का घटता हुआ नियम कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
सीमांत उपयोगिता के घटते घटते हुए नियम हमें हमेशा यही दिखाते हैं कि जब एक उपयोगिता की वस्तु की इकाई का उपभोग हो जाता है, उससे संतुष्ट हो जाता है मनुष्य, तो कहीं न कहीं उसकी उपयोगिता में ह्रास होता चला जाता है और वो घटता चला जाता है। सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी, उपयोगिता का अनुभव तब होता है जब वस्तु या सेवा का उपभोग होता है। वस्तु के पास अपनी उपयोगिता तभी है जब तक कि इसका उपयोग लिया जा सकता है। तो जब तक हम किसी वस्तु को समझ रहे हैं कि ये हमारे उपभोग के लिए आवश्यक है या हमारे उपभोग के लिए, सेवा के लिए, या सेवा या वस्तु किसी की भी चीज़ की बात करें, अगर हम पॉजिटिवली इसको लेते हैं, तो कहीं न कहीं यह उपभोग में लिया जा सकता है। अगर हम उसको नेगेटिव समझने लगते हैं कि नहीं, अब इसको और अगर इसका उपभोग किया तो मैं बीमार हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, या किसी भी तरीके से सेवा का उपभोग नहीं लिया जा सकता है, तो या इसमें ये कमी है, या तो इससे भी कई बार उपयोगिता में कमी आती है और उसका अनुभव जो है वह इसके ह्रास के लिए ज़िम्मेदार होता है, और यह इसकी सकारात्मकता को भी शो करता है, कहीं न कहीं। सबसे पहले कार्डिनल अप्रोच को समझने की जो सबसे मूल धारणा है, उसमें उनके असम्पशन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। असम्पशन्स यानी कि अगर हम किसी मान्यता की अवधारणा, मुख्य अवधारणाओं को, अप्रोच को समझ रहे हैं, तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम अज़्यूम मान के चल रहे हैं जो है, और जिनको हम अपने इस थ्योरी का एक अभिन्न अंग बनाते हैं, तो उसी के ज़रिए हम इस मेज़रमेंट को पॉसिबल कर सकते हैं, इसको मेज़रमेंट में पूरी तरीके से ला सकते हैं कार्डिनल अप्रोच के ज़रिए। उपयोगिता का मापन यानी मेज़रमेंट ऑफ अ यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच मानता है कि उपयोगिता को संख्याओं में मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक उपभोक्ता कह सकता है कि उसे चाय पीने से 20 यूटिलिटी मिलती है और कॉफ़ी पीने से 30 यूटिलिटी मिलती है। उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है, जैसे कि हम मीटर, सेंटीमीटर और बाकी सारी चीज़ें एक मेजरमेंट के रखते हैं, केजी किसी चीज़ के भार को मापने के लिए, वेट को मापने के लिए रखते हैं। उसी तरीके से उपयोगिता को मापने के लिए एक यूनिट बनाई गई जिसको हम यूटिल्स के नाम से जानते हैं। उपयोगिता का तर्क संगत व्यवहार है ये। पहला तो ये कि हम उसको नाप सकते हैं। हम कह सकते हैं कि चाय पीने के बाद आपको 10 यूटिल की प्राप्ति हुई, कॉफ़ी पीने के बाद आपको 30 यूटिल्स की प्राप्ति हुई। तो ये सब चीज़ें जो है मेज़रमेंट में डाली गई, ये इसका अप्रोच था, इसकी मूल धारणा रखी गई। उपभोक्ता का तर्क संगत व्यवहार यानी कि रैशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर, यह मान्यता है कि उपभोक्ता तर्क संगत तरीके से निर्णय लेता है और हमेशा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। तर्क संगठित होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रैशनैलिटी, वह सही चीज़ों का चयन करने में सक्षम है, तार्किक तरीके से निर्णय लेता है। ऐसा नहीं कि पता चला वो किसी के प्रभाव में आकर के उसका उपभोग कर रहा है। वे अपनी सीमित आय का उपयोग जो है उपभोक्ता के अधिकतम करने के लिए ही करेगा, कहीं और उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। इसको हम रैशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के तर्क संगत व्यवहार के रूप में जानते हैं। तीसरा है सीमांत उपयोगिता का घटता हुआ नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की संतुष्टि सीमांत उपयोगिता में घटती जाती है। पैसे की उपयोगिता स्थिर होती है यानी कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। कार्डिनल अप्रोच यह मानता है कि उपभोक्ता के लिए पैसे की उपयोगिता स्थिर रहती है। इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता को हर रुपए से एक समान संतुष्टि होती है। चाहे वो कितना भी पैसा खर्च कर ले, उसको एक ही समान संतुष्टि मिलेगी, ना ज़्यादा ना कम। किसी भी वस्तु का उपभोग करने के लिए पैसे का के उपयोग का स्थिर होना आवश्यक है। अगर पैसा कहीं बढ़ेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी अनिच्छा जागृत हो सकती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज़्यूम करने के लिए, या फिर उपभोक्ता उस वस्तु का उपयोग ना करे, हो सकता है। वह एक समान संतोष भी देती है, यह भी मानना ज़रूरी है कि पैसे की उपयोगिता अगर स्थिर है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, देन हर रूप से एक समान संतोष मिलता है। जितने भी हर रुपए, जितना भी वह खर्च कर रहा है, सबसे बराबर का संतोष मिला। ये नहीं कि हमने आज 10 रुपए खर्च किए तो हमें बहुत ज़्यादा संतोष मिला और आगे 20 रुपए खर्च किए तो हमें कम मिल रहा है। चाहे वे कितने भी पैसे खर्च कर ले, उसको एक बराबर स्थिर
ही उपयोगिता मिल रही है। अब आगे चलते हैं और हम स्वतंत्र उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब है कि प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता अन्य वस्तुओं से स्वतंत्र होती है। एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता अन्य वस्तुओं से प्रभावित नहीं होती कभी भी। यानी कि जो भी वस्तु की उपयोगिता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी के प्रभाव में नहीं है, किसी वस्तु के प्रभाव में नहीं है। तो यह उपयोगिता अन्य वस्तुओं को प्रभावित भी नहीं करती है। कार्डिनल अप्रोच का परिचय अगर हम समझें, क्योंकि अब तक तो हम उपयोगिता के बारे में बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा कार्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। कार्डिनल अप्रोच एक आर्थिक सिद्धांत है जो मानता है कि उपयोगिता का संख्याओं में मापा जा सकता है और इसका उद्देश्य उपभोक्ता के संतोष सीमा को मापना और समझना है। किस प्रकार एक वस्तु के जरिए उसके संतोष की सीमा को मापा जा सकता है कि वो घट रही है, बढ़ रही है, स्थिर है या निगेटिव में जा रही है। ये सारी चीजों को समझने के लिए कार्डिनल अप्रोच का सिद्धांत दिया गया। चित्रण के जरिए अगर हम समझें तो उपयोगिता को मापना हम यूटिल्स के जरिए मापते हैं और आगे भी हम यूटिल्स का प्रयोग करेंगे। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच मानता है कि उपयोगिता यूटिल्स की संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है। एक उपभोक्ता एक वस्तु को पसंद करने के लिए निश्चित अंक दे सकता है, जैसे उसकी संतुष्टि का स्तर मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर एक उपभोक्ता चाय को 20 यूटिल्स देता है और कॉफी को 30 यूटिल्स देता है, तो यह दिखता है कि काफी से ज्यादा संतोष उसे मिलता है बजाय कि चाय के। चाय पीने से उसे मात्र 20 यूटिल्स मिल रहा है, जबकि कॉफी पीने से उसने 30 यूटिल्स का फायदा या उपभोग के द्वारा हुई संतुष्टि को दर्शाया है। डायग्राम के जरिए अगर समझे कॉफी और चाय की तुलना, तो एक ग्राफ के द्वारा इसको समझ सकते हैं। ग्राफ में एक तरफ हम एक्सेस में चाय और कॉफी को ले सकते हैं और उससे 20 और 30 यूटिल के द्वारा चाय और कॉफी की तुलना कर सकते हैं डायग्राम से, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए कि यूटिलिटी में सबसे ज्यादा यूटिल्स किसके हैं और किससे उपभोक्ता को ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तर्क संगत व्यवहार के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसका संतोष करने का प्रयास अधिकतम होता है। तो अगर हम चाय और कॉफी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो तार्किक तरीके से यह सोचेगा कि मुझे अगर चाय कॉफी पीने से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है या यूटिल्स मिल रहे हैं या उपभोक्ता जो है वह अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है तार्किक तौर पे वह कहीं ना कहीं केवल कॉफी पीने का ही प्रयास करेगा। वह अपनी आय का उपयोग भी कॉफी को के खरीद में लगाएगा कहीं ना कहीं। एक और उदाहरण का जिक्र मैं यहाँ करती हूँ। सीमांत बजट और अधिक उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता का चयन होता करता है और बजट लाइन के जरिए वह वस्तुओं का चयन करता है। ग्राफ के द्वारा अगर समझे तो कहीं ना कहीं बजट लाइन एक ऐसी अवधारणा है जिसके जरिए वह सबसे ज्यादा किसी वस्तु का, अगर एक वस्तु का चयन कर सकता है जिसमें सबसे अधिकतम उसको प्राप्ति होती है, जितना पैसा उसके पास है, जितनी आय उसकी है, उससे वो सबसे ज्यादा एक वस्तु को अगर का चयन कर सकता है जो कि एक्सेस ऑफ द लाइन होती है, बीचों बीच होती है ग्राफ के, तो उसको हम उसमें समझ सकते हैं। बजट लाइन के साथ वस्तु का चयन ग्राफ में किया जाता है और बजट लाइन को आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे। तीसरी धारणा यह कहती है कि सीमांत उपयोगिता के घटते हुए नियम पे भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम केस स्टडी वाइज समझते हैं तो चॉकलेट का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एज अ केस स्टडी, तो पहला चॉकलेट खाने पे जितना ज्यादा संतोष मिलता है, पांचवा खाने में कम संतोष मिलता है। जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग होता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई प्राप्त संतोष घटता चला जाता है। पहला चॉकलेट खाने से जितना ज्यादा संतोष होता है, पांचवा चॉकलेट खाने से भी कम संतोष होता है। कुल ग्राफ जो है वो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के घटता हुआ ग्राफ, एक्स अक्ष वस्तुओं की इकाई, वाई अक्ष उपयोगिता, यह सब इन दोनों चीजों को
दर्शाता है। जैसा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के घटते हुए क्रम को हम देख चुके हैं एक्स और वाई एक्सिस के द्वारा, उसको हम किसी एक प्रोडक्ट यानी चॉकलेट के जरिए भी समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम संतोष चाहिए वह आगे चलने वाले समय पे पायदान पे पांचवें छठे सातवें में वह कम संतोष देने लगता है कहीं ना कहीं। इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता का घटता हुआ नियम कहते हैं। पैसे की उपयोगिता स्थिर होती है, जैसा कि इसको भी हम एक केस स्टडी के तरीके से भी समझ सकते हैं। उपयोगिता के लिए पैसे की उपयोगिता स्थिर होती है। इसका मतलब ये है कि हर रुपए में एक सामान संतुष्ट प्राप्त होता है, चाहे वो कितना भी पैसा खर्च कर ले। विभिन्न वस्त्रों को जैसा कि हम खरीदने के लिए मूल्य का सामान, तो जितने भी अलग अलग वस्तुएं हैं उनको खरीदने के लिए हम एक रुपए के मूल्य को एक दिया जाए और चार्ट के जरिए यह बताया जाए कि पैसा अगर स्थिर है तो जितनी ज्यादा हम अ, वस्त्र खरीदेंगे उतना ही संतोष की भावना को प्राप्त करते चले जाएंगे। तो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कहता है कि हमारे पास पैसे स्थिर हैं हर तालिका के हिसाब से और उतने ही के जरिए उपयोगिता को दर्शाया जाए। स्वतंत्र उपयोगिता के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं प्रत्योग उपयोगिता अन्य वस्तुओं से स्वतंत्र होती है। जैसे कि एक व्यक्ति को अगर चाय पीने की से प्राप्त संतोष हो रहा है तो बिस्कुट खाने पर निर्भर नहीं रहता है कि चाय से प्राप्त संतोष जो है वो बिस्कुट पे निर्भर हो, कि बिस्किट मिलेगी तभी चाय की उपयोगिता हमारे सामने समझ में आएगी। तो चाय की जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी मेजरमेंट है, जो यूटिल्स की मेजरमेंट है, वह कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है और वह स्वतंत्र उपयोगिता को दर्शाता है। वह इस पर निर्भर नहीं होता कि अगर चाय है तो बिस्किट की आवश्यकता वाकई है। उदाहरण के लिए किसी विशेष वस्तु का उपयोग दूसरे वस्तु के उपयोग पर प्रभाव नहीं डालता। तो कहीं ना कहीं ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स को लिया जाता है, धारणा में रखा जाता है ताकि उसके जरिए कोई किसी उपयोगिता के से होने वाले संतोष पर कहीं कोई प्रभाव न पड़े। डायग्राम ए में अगर हम एक वस्तु लेते हैं और बी में दूसरी वस्तु लेते हैं तो अलग अलग ग्राफ के जरिए ये स्वतंत्र उपयोगिता इंडिपेंडेंट यूटिलिटी को दर्शा सकते हैं। कार्डिनल अप्रोच का अगर सारांश हम देखें, जो निष्कर्ष निकलता है वह विवरण के जरिए वो यह दर्शाता है कि सभी धारणाओं का सारांश और इसे लागू करने के फायदे नुकसान को दिखाता है। कार्डिनल अप्रोच का महत्व इसकी सीमाएं हैं, जैसा कि उपयोगिता का सटीक मापन मुश्किल है, उसे हम कहीं ना कहीं डायग्राम और तालिका के जरिए इसको समझा सकते हैं। और कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बीच की तुलना किए बगैर हम एक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि किसी से क्या संतोष कितना मिलता है, और दोनों ही अपने अपने जगह पर अलग अलग तरीके से उसको समझ सकते हैं। कार्डिनल अप्रोच एक यूटिलिटी यानी नंबर्स के द्वारा इसको दर्शाया गया और बताया गया। ऑर्डिनल अप्रोच एक ऑर्डर के जरिए, जैसे ऑर्डर 1 2 3, इसके द्वारा इस अप्रोच को दर्शाया गया और उससे होने वाले उपयोगिता का सटीक मापन किया गया। तो डायग्राम और तालिका के द्वारा इसको भी हम समझ सकते हैं। इसमें सबसे अधिक जो चीज प्रकाश डालती है वो कंज्यूमर्स की रैशनैलिटी होती है। उपभोक्ता का तर्क संगत होना पे चर्चा की गई। तर्क संगतता का अर्थ है कि उपभोक्ता अपने चयन में समझदारी और तर्क का इस्तेमाल करता है ताकि वह अपनी संतोष को अधिकतम कर सके। इसका सीधा अर्थ यह है कि उपभोक्ता हमेशा अपनी आय और संसाधनों का सही इस्तेमाल करने का प्रयास करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि यानी कि संतोष मिले और उपयोगिता प्राप्त कर सके, वो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर सके। जैसा कि हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी घटी हुई सीमांत उपयोगिता का भी सिद्धांत देखा, तो उसके अंतर्गत अगर निष्कर्ष देखें तो वह यह बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु को अत्यधिक इकाई का उपभोग करता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतोष या उपयोगिता कम होती चली जाती है। यह अत्यंत आवश्यक सिद्धांत है और इसके जरिए हम कार्डिनल अप्रोच से इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से हर उपभोग की कोई भी वस्तु हो या से हुए संतोष को प्राप्त को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। मुख्य बिंदु क्या क्या है उनके बारे में चर्चा करते हैं।
जो कि मुख्य बिंदु ये दर्शाता है कि किस प्रकार हाई यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट में मिलती है, प्रथम इकाई में हमें उच्चतम उपयोगिता मिलती है, पहली बार वस्तु का उपभोग करने से उपभोक्ता को अधिकतम संतोष मिलता है, सीमांत उपयोगिता में गिरावट होती है, डिक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी, हर अतिरिक्त इकाई का संतोष घटते हुए क्रम में नीचे की तरफ जाता चला जाता है। शून्य सीमांत उपयोगिता क्या है? वह जीरो मार्जिनल यूटिलिटी है। एक बिंदु पर पहुंचने के बाद अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कोई अतिरिक्त संतोष नहीं मिलता। नकारात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है? निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि यदि उपभोक्ता उपयोग करता रहता है तो संतोष घटकर नकारात्मक हो जाता है। तो यह मुख्य बिंदु को हम अलग-अलग उसमें बाँटते हैं और अलग-अलग तरीके से ग्राफ के द्वारा, इसको तालिका के द्वारा समझ सकते हैं कि हाई यूटिलिटी शुरू के ऑर्डर में मिलती है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होता है। डिक्रीज़ और वहीं सीमांत उपयोगिता गिरती रहती है। सीमांत उपयोगिता जहाँ पर सबसे अधिकतम होता है टोटल यूटिलिटी, वहाँ सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। उसको हम शून्य सीमांत उपयोगिता बिंदु कहते हैं। वहीं नकारात्मक, उसके बाद नकारात्मक नीचे की तरफ शून्य से भी नीचे आगे बढ़ जाती है अगर उपभोक्ता उपभोग करता रहता है तो। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लें एक व्यक्ति भूखा है और रोटियां खा रहा है। जाहिर सी बात है, रोजमर्रा जिंदगी में भी हम ये देखते हैं कि जब हम पहली रोटी खाते हैं, जब हम भूख लगी रहती है बहुत तेज, तो हम पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी में वाह वाह बहुत अच्छा हमें लगता है और बड़ी संतुष्टि मिलती है। दूसरी रोटी से संतोष थोड़ा सा कम हो जाता है, एक में तो थोड़ा बढ़िया लगता है, दूसरे में लगता है कि हाँ, एक और खा सकते हैं। एक बिंदु के बाद रोटी खाने से उसे असंतोष प्राप्त होता है, असुविधा होती है और अगर हम लगातार उसे 5वीं, 6ठी, 7वीं रोटी खिलाते चले जाते हैं, जहाँ पे संतोष का स्तर गिरता चला जाता है और वह शून्य में होता है, वह व्यक्ति बिल्कुल मना करने की स्टेज पे होता है कि नहीं, मैं इसके बाद एक भी रोटी का सेवन नहीं कर सकता हूँ, नहीं खा सकता हूँ। लेकिन अगर हम फिर उसको ज़्यादा-ज़्यादा खिलाते हैं, तो कहीं न कहीं वो उसको वॉमिट भी कर सकता है और नेगेटिव रिस्पॉन्स हो सकता है कि उसे नफरत भी हो सकती है ऐसे खाने से। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो उपयोगिता होती है वो शुरुआत में सबसे ज़्यादा होती है, जिसको कि हम प्रथम इकाई और उच्चतम हाई यूटिलिटी और फर्स्ट यूनिट कहते हैं। दूसरे में वह गिरती हुई मार्जिनल यूटिलिटी, हर क्रम में थोड़ा कम संतोष होता है, उससे भी कम संतोष होता है, जिसको कि हम सीमांत उपयोगिता में गिरावट के रूप में दिखाते हैं। शून्य हम कब दिखाते हैं? जब उसको समझ में नहीं आता कि अब उसके बाद बिल्कुल ही कोई जगह नहीं है और वो अन्य एक भी रोटी का सेवन नहीं करेगा। वहीं नकारात्मक सीमांत उपयोगिता जो है वह यह दिखाता है कि आगे किस तरीके से एक और इकाई जो है अगर इस्तेमाल की गई तो शायद उसे अत्यंत असुविधा महसूस हो सकती है, वह उससे नफरत भी कर सकता है। तो यह एक उदाहरण है जिसके ज़रिए हम ये समझ सकते थे कि ये सारे जो चरण है, बिंदु हैं, वो हमें किस तरह से ग्राफ में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ों में मिलेंगे। डायग्राम के ज़रिए अगर समझें, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस, जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, वाई अक्ष यानी कि वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस में वस्तु की इकाई यूनिट्स ऑफ गुड्स है। वर्टिकल एक्सिस में सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाया गया है। इस ग्राफ में दिखाया गया है कि जैसे-जैसे वस्तु में इकाई का उपभोग करता है, बढ़ता है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और एक बिंदु पर यह शून्य या नकारात्मक हो जाती है। जैसे कि इस बिंदु में आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 या कहीं न कहीं यूटिलिटी ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दे रही है। पहली इकाई पे अधिकतम उपयोगिता, हाई यूटिलिटी, हाईएस्ट इन इनफैक्ट। नेक्स्ट वाई पे अक्ष पर पहले बिंदु पर है, वाई की ऊंचाई से सबसे अधिक होती है। घटती हुई उपयोगिता, डिमिनिशिंग यूटिलिटी, प्रत्येक नई इकाई के साथ वाई अक्ष पर ऊंचाई घटती हुई हो जाती है। शून्य उपयोगिता यानी कि जीरो यूटिलिटी, एक बिंदु के पर वाई अक्ष का ऊंचाई शून्य हो जाती है, यानी कि यहाँ पर चौथी यूनिट पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे शून्य है मार्जिनल यूटिलिटी। यह स्लाइड यह निष्कर्ष देता है कि घटती सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत यह दर्शाता है कि किसी भी वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग करता है, समय प्राप्त संतोष घटता जाता है। यह सिद्धांत उपभोक्ता के तार्किक संगतता को भी दिखाता है। वह सीमित संसाधनों का उपयोग सबसे अधिक संतोष प्राप्त करने के लिए करता है। तो यह स्लाइड का निष्कर्ष था। अब सुझाव के रूप में अगर देखा जाए तो कई सारी चीज़ें
हम ग्राफ में हमें जो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम इसका बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण कर सकें। रंगों का प्रयोग सीमांत उपयोगिता के प्रत्येक बिंदु में लाल रंग से दर्शाया जाता है ताकि गिरावट को स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते नीचे की तरफ, जैसा कि पहले एक डायग्राम में ऊपर में मैंने दिखाया था, उसको लाल रंग से दर्शाया भी था नीचे गिरते की तरफ। अंत में फिर एक बार डायग्राम को देखेंगे तब और अच्छे से चीजें स्पष्ट होंगी। सरल चित्रण में अगर सिद्धांत को स्पष्ट रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्राफ का प्रयोग करना जरूरी है ताकि हम ग्राफ के जरिए इस उपयोगिता को समझ सकें कि और उपयोगिता के सिद्धांत को समझ सकें। इस स्लाइड के माध्यम से दर्शकों को सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत को अच्छी समझ मिलेगी और ग्राफिकल उदाहरण से अवधारणाओं को अच्छे से समझा जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। ये सारे बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मुख्य बिंदु सीमांत उपयोगिता में कमी आती है। अब इसमें जैसे-जैसे उपभोक्ता लगातार इकाइयों का उपभोग करता है, प्रत्येक नई इकाई से संतोष मिलता चला जाता है, तो वह कहीं न कहीं पहले बिंदु में इस कमी शून्य और उसके बाद नकारात्मक बिंदुओं के ज़रिए यह पूर्ण रूप से हर वस्तु और जो सर्विसेज़ हैं यानी कि जो सुविधाएँ हैं, दोनों को ही हम इसमें देख सकते हैं और या इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कंपनी अपने प्रोडक्ट के में होने वाले बदलाव करने पे जो भी R&D करती है, जिस भी अवधारणा, तो इसी सारी अवधारणाओं का इस्तेमाल करती है कि किस प्रकार एक वस्तु में कब-कब बदलाव हो सकता है या किसी उसको समझने में बेसिकली मदद मिलती है कि इसका उपभोक्ता का क्या कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स होगा इस पे। डायग्राम में या निष्कर्ष में दिखाया जा चुका है कि उपभोक्ता के संतोष में लगातार गिरावट होती है। स्लाइड के मुख्य बिंदु जो है वो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। यहाँ पे सरल ग्राफ और आरेख का उपयोग किया जाता है सिद्धांतों को दर्शाने के लिए। इस प्रकार स्लाइड प्रस्तुतिकरण प्रभावी और दर्शनीय बनाने में हमें मदद मिलती है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला पर नजर डालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के। मार्जिनल यूटिलिटी के जो उसको हम चूंकि ये एक ऐसा एल्फ्रेड मार्शल ने जब इसको बताया तो इसको फॉर्मूला के जरिए और इनको आप कह सकते हो मैथमेटिकल डेरिवेशंस के जरिए भी डिराइव किया। सिर्फ यही नहीं था कि यूटिलिटी और यूटिल्स को हम किसी एक यूनिट के जरिए मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं यह भी है कि आप किस तरीके से कितना संतोष दे रहे हैं, उसको किस तरह से कैलकुलेशन उसका कैसे किया जाए, किस प्रकार से सूत्रों के जरिए उसकी मापता उसके होने वाले परिवर्तन को दिखाया जा सके। सीमांत उपयोगिता का सूत्र निम्नलिखित है। ये बहुत काम आता है और इस डेरिवेशन को लिखना भी होता है एग्जाम में और इसे कैलकुलेशंस सॉल्व भी होते हैं सारे। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। एम यू को हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी यू भी कह सकते हैं। जहाँ तो डेल्टा टी यू एम यू को तो सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। डेल्टा टी यू कुल उपयोगिता यानी चेंज इन टोटल यूटिलिटी और उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन यानी चेंज इन यूनिट डेल्टा क्यू। डेल्टा टी यू को अगर हम समझे तो डेल्टा टी यू इज इक्वल्स टू लोअर एन एन माइनस वन, यानी कि जो एक आगे वाली यूनिट है उससे ऊपर वाली यूनिट को अगर हम उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो वो डेल्टा यानी कि रेट ऑफ चेंज मैंने बढ़ते हुए क्रम में जो नीचे वाले से ऊपर वाले के बीच का अंतर होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ को दर्शाता है, दैट इज डेल्टा टी यू। डेल्टा क्यू जो है वो मात्रा में होने वाले रेट ऑफ चेंज को दर्शाता है यानी कि चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम। उस परिवर्तन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा के जरिए दर्शाया जाता है। तो डेल्टा निकालना अति आवश्यक है ताकि मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता निकाली जा सके और सीमांत उपयोगिता दोनों के बीच का डिफरेंस होता है टी अपॉन क्यू डेल्टा क्यू। सूत्र का व्युत्पादन कुल उपयोगिता। मान लीजिए एक उपभोक्ता किसी वस्तु क्यू क्यू की इकाई का उपभोग करता है और इसे प्राप्त कुल संतोष या उपयोगिता को हम टी यू के जरिए दर्शाते हैं। सीमांत उपयोगिता को समझने के लिए हमें देखना होगा कि इसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन आता है। तो चेंज परिवर्तन की व्याख्या अगर हम करें तो चेंज इन एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए उपभोक्ता ने क्यू क्यू इकाई में Q+1 एंड Q+1 की इकाई में एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया। इस बदलाव से कुल उपयोगिता में परिवर्तन होगा टी यू डेल्टा टी यू हम कह सकते हैं, जिसे हम डेल्टा टी यू कहते हैं।
सीमांत उपयोगिता की परिभाषा के अनुसार व्युत्पादन ये है कि सीमांत उपयोगिता इज इक्वल्स टू कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन डिवाइडेड बाई उपभोक्ता की गई वस्तु में मात्रा में परिवर्तन परिवर्तन यानी कि अगर हम इसको सूत्रों के द्वारा समझें तो कहीं ना कहीं एम यू इज इक्वल्स टू डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। अतः एम यू इज इक्वल्स टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, एम यू इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा क्यू अपॉन टी यू का भी लिख सकते हैं अर्थ इस सूत्र के अनुसार यदि हम किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के का उपभोग मिलने वाली संतुष्टि की मात्रा को पता करना है तो हमें कुल उपभोक्ता में परिवर्तन के उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन से विभाजित करना होगा। मान लीजिए यदि कोई उपभोक्ता पहली इकाई का उपभोग 10 इकाई और दूसरी इकाई से 6 अतिरिक्त उपयोगिता इकाई को प्राप्त करता है तो दूसरी इकाई का सीमांत उपयोगिता होगी डेल्टा एम यू इज इक्वल्स टू डेल्टा टी यू अपॉन क्यू यानी कि 6/1 इज इक्वल्स टू 6 एम यू निष्कर्ष में निकल करके आता है। सीमांत उपयोगिता का यह सूत्र हमें उपभोक्ता व्यवहार को समझने में मदद करता है और यह दर्शाता है कि कैसे किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग उपभोक्ता की संतोष सीमा में परिवर्तन लाता है। यूटिलिटी शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि वो अनुसूची या उदाहरण क्या होती है। उपयोगिता अनुसूची एक सारणी है जो कि उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के भिन्न इकाई के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाती है। यह उपभोक्ता के संतुष्ट स्तर में विविधित या किसी कमी को मापती है। मार्जिनल यूटिलिटी हमें दर्शाती है कि उपभोक्ता के संतोष के स्तर में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बढ़ रही है घट रही है। तो बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में जैसे शेड्यूल के जरिए हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। उपयोगिता अनुसूची का रूप जो है वह क्यू की मात्रा दी गई है, टी यू कुल उपयोगिता जो कि उपभोक्ता द्वारा वस्तु की दी गई मात्रा का उपभोग से प्राप्त संतोष की संचयी मापन है, एमयू सीमांत उपयोगिता जो किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई का उपभोग से प्राप्त संतोष में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ वस्तु की मात्रा एक तालिका में दी हुई है 1 2 3 4 5 6, वही कुल उपयोगिता टी यू यानी कि 10 18 24 28 30 और 30। इस तालिका को हम पहले भी समझ चुके हैं। इसी तालिका में हम यह देख सकते हैं कि जैसे कि इस वस्तु की मात्रा के बीच का जो अंतर है वो एक एक का ही अंतर है, एक यानी कि 2 2 - 1 is 1, 3 - 2 is 1, 4 - 3 is 1, 5 - 4 is 1 and 6 - 5 is 1। तो डेल्टा क्यू हमारा एक 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 आएगा पूरे ही तालिका में। वहीं टोटल यूटिलिटी हमारी 10 8 6 4 2 1 यह हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकल के आएगी क्योंकि टोटल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस कितना है 8 है। 8 डिवाइडेड बाई 1 इज 8, 6 divided by 1 is 6, 28 divided by 4 24 is 4, 30 divided by 28 is 2 and 30 divided by 30 is 0, तो 0 divided by that is 0। और उसके बाद अगर हम एक और तालिका लेते हैं जिसमें अगर हम 28 कुल उपयोगिता जैसे कि पहले बताया गया कि डिमिनिशिंग है तो कुल उपयोगिता भी गिरती है, तो अगर हम 28 लेते हैं और अगली तालिका में भी वस्तु की मात्रा में भी अंतर डेल्टा क्यू भी हमारा 1 है तो कहीं ना कहीं वह 2 का अंतर आता है और -2 वह दर्शाता है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे 28 और 30 के बीच का अंतर -2 आता है और -2 डिवाइड बाई 1 इज -2 सब। तो ये इस तरीके से सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता और वस्तु की मात्रा के जरिए जो हमारी अनुसूची के जरिए तालिका के जरिए हम और उसमें होने वाले जो फॉर्मूलाज है जो हमारी सूत्र है उसके जरिए यह तालिका भी बना सकते हैं और इसे उपभोग से प्राप्त होने वाले संतोष का आंकलन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पहली इकाई में पहली दूसरी तीसरी सारणी चूंकि हमें समझनी होती है, सारणी लिखनी भी होती है और किस जगह के बाद सारणी में घटाव हुआ है और सीमांत उपयोगिता सिद्धांत कहाँ पे आता है ये भी दर्शाना होता है। तो तालिका और सूत्रों के जरिए भी हम इसको दर्शा सकते हैं और उपभोक्ता के 10 यूनिट के संतोष प्राप्ति में उसे 10
और दूसरी इकाई में 2 है क्वांटिटी पर उपभोग कुल 18 हो जाती है, तो कहीं न कहीं वो कुल उपयोगिता 8 इकाई में इज़ाफ़ा हुआ है। छठी इकाई में कुल उपयोगिता 30 हो जाती है, लेकिन जबकि अतिरिक्त संतोष नहीं मिल पाता तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, जिसे घटती हुई सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। और उसके बाद अगर हम चौथी इकाई लेते हैं, बढ़ते हुए आगे हम 7वीं 8वीं इकाई लेते हैं। 7वीं इकाई को भी अगर अज़्यूम करते हैं तो वह नेगेटिव जो है वह ग यूटिलिटी को दर्शाता है, मापन को दिखाता है, सीमांत उपयोगिता को दिखाता है। वक्र के परिचय को अगर हम समझें तो यह वक्र ग्राफ के ज़रिए टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाता है कि बढ़ती हुई इकाइयों का उपभोग के साथ में उपभोक्ता के संतोष का के स्तर पे कैसे परिवर्तन हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, घटते हुए नीचे जा रहा है, ये सारी चीज़ें। अब इसको समझने के बाद एक जो कार्डिनल अप्रोच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि उपभोक्ता का संतुलन एक अभिन्न अंग है इसका। उपभोक्ता के संतुलन का वह स्थिति जहाँ पर एक उपभोक्ता अपने सीमित बजट में अपने संतोष स्तर को अधिकतम करता है, वह स्थिति तब प्राप्त होती है जब वो उपभोक्ता किसी वस्तु या कर सेवा की उस मात्रा का चयन करता है, जहाँ उसे सर्वोत्तम संतुष्ट प्राप्त होता है और वह अपनी सभी आर्थिक बाधाओं को संतुलित कर लेता है। इस प्रकार वह कहीं न कहीं इक्विलिब्रियम और प्राइस के ज़रिए कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमको बताता है कि पैसे और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को ही एक जगह पर कहीं न कहीं आपस में बराबर करने की बात होती है कि जितना उपभोक्ता उसको हो रही है, उपयोगिता हो रही है, वह उस उचित आय में हो जाए। तो ताकि वह कहीं न कहीं अपनी आर्थिक बाधाओं को संतुलित कर सके। पैसा कम हो तो उसमें भी एडजस्ट कर सके और उच्चतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, और पैसा अगर कम है तो उसमें भी उच्चतम संतुष्टि प्राप्त कर सकते। ज़्यादा और कम दोनों परिस्थिति में के संतुलन को, यानी कि आपके मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को अगर हम बराबर करें तो कहीं न कहीं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के ज़रिए अगर हम इसको समझें, उपभोक्ता संतुलन का अर्थ उस स्थिति से है जहाँ उपभोक्ता अपनी सीमित आय का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए कहीं न कहीं अधिकतम उपयोग कर संतोष प्राप्त कर लेता है। सर्वोत्तम उपयोग आय का बहुत आवश्यक है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। आइए उसे एक व्यावहारिक उदाहरण के ज़रिए समझ लेते हैं। मान लीजिए राधा के पास ₹100 है और वह चॉकलेट और बिस्कुट खरीदना चाहती है, तो चॉकलेट की कीमत ₹20 और बिस्कुट की कीमत ₹10 है। इसी को पहले चरण में बजट में अगर समझा जाए तो चॉकलेट ₹20 पर पीस है, बिस्किट ₹10 पर पीस है, राधा को की कुल आय 100 है। तो इसको हम किस तरीके से पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में इस्तेमाल करें कि उसकी आय, निश्चित आय में उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतोष की प्राप्ति हो। उपयोगिता अधिकतमकरण कैसे करेगी राधा की योजना यह होगी कि वो चॉकलेट और बिस्कुट दोनों खरीदे। अब मान लीजिए राधा चॉकलेट 10 यूटिलिटी मिलती है और बिस्किट से 5 यूटिलिटी मिलती है। तो खरीद की चरण की योजना को समझते हैं कि 1.5 चॉकलेट और 0 बिस्किट अगर हम लेते हैं तो 20 इंटू 20 तो 100 यूटिल हो गया और उसको 50 यूटिल्स की का फायदा मिलता है। ₹100 उसके कंज्यूम हो जाते हैं और कहीं न कहीं उसको 50 यूटिल्स मिलते हैं। 2.4 चॉकलेट और 2 बिस्किट कहीं न कहीं अगर इस्तेमाल करते हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 20 और प्लस 20 इंटू 10 इज़ इक्वल्स टू 80 प्लस 20 इज़ इक्वल्स टू 100। तो ₹100 का फिर कुल आ जाता है और कहीं न कहीं चॉकलेट और बिस्कुट के तालमेल को बनाते हुए ₹100 के अंतर्गत 50 यूटिल्स का फिर भी फ़ायदा उसको संतोष मिल जाता है। 3 इंटू 3 आप कह सकते हैं 3.3 चॉकलेट और बिस्किट को 4 बिस्कुट का अगर वह चयन करती है तो 3 चॉकलेट और 4 बिस्किट का अगर चयन करती है तो 3 इंटू 2 तीसरी तालिका में अगर हम आते हैं तो 4 इंटू 10 दैट इज 60 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 100, फिर हमारे 50 का उधर। तो संतुलन की स्थिति को दर्शाता है कि राधा हर विकल्प में कहीं ना कहीं 50 यूटिल्स को प्राप्त कर रही है, इसलिए उसे कोई भी योजना चुनने पर संतोष मिल सकता है। उसके पास बहुत सारे 3-4 ऑप्शन जैसे हमने बताया, इसी तरह से हर व्यक्ति के पास में बजट के हिसाब से संतुलन को निर्धारित करने का एक मिलता है, ज़रिया मिलता है जिससे इसको समझ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम संतुलन के में रहते हुए कहीं न कहीं संतोष की प्राप्ति कर पाते हैं। अंततः इसमें निष्कर्ष यह निकलता है कि उपभोक्ता संतुलन तब होता है जब उपभोक्ता अपनी आय को इस तरह से विभाजित करे कि वह अधिकतम संतोष प्राप्त कर सके बजट सीमा में रहते हुए।
तो यह हमारी कार्डिनल यूटिलिटी की पूरी आप कह सकते हैं पूरा विवरण, और कहीं न कहीं इसमें बजट और होने वाली आय से संबंधित सारी समस्याओं का निवारण हो सकता है, और उससे अधिकतम प्राप्ति कैसे कर सकता है, इसका भी निर्धारण कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले सेशन में, अगले यूनिट में हम आगे की तरफ बढ़ते हुए अन्य विषयों में, अन्य उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।